हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे आप सभी और बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम का सिलेबस जो है अभी तक आया नहीं है, तो हमें पता नहीं चल पा रहा है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि हमें हर तरह से तैयार होना है। हिंदी साहित्य के इतिहास के भी क्वेश्चनों को देखना है और 9-10 के बुक को भी देखना है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास से तो बहुत कम लोगों ने पिछली बार देखा था, जो क्वेश्चन आए थे तो बहुत लोगों के लिए नया था और हम लोग जो है 9-10 के बुक से बहुत ज़्यादा पढ़े हुए थे। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि 9-10 के बुक से, किसी ने कहा कि 9-10 के बुक से भी मैम करवाइए क्वेश्चन, तो देखिए मैं बिल्कुल करवाऊँगी। जब लाइव क्लास स्टार्ट होगा तो मैं उसको करवाऊंगी, या फिर मैं कोशिश करूंगी कि लाइव क्लास स्टार्ट होने से पहले भी उसे मैं करूं। क्योंकि देखिए 9-10 की बुक से आप सभी ने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि वही सिलेबस था तो उसी के आधार पे हम लोगों ने पढ़ा है, तो काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। तो बस उसको एक रिवीजन करने की ज़रूरत है, तो रिवीजन तो हो ही जाएगा। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास से जो है हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, मान लीजिए कुछ नहीं पढ़ा है, तो हम लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास भी अच्छे से करना है। बाकी 9-10 के बुक से वो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इस चैनल पे होगा, मैं करवाऊंगी। तो चलिए उसी क्वेश्चनों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग 140 क्वेश्चन कर चुके हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो आज जो शुरू होने वाला 141 क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट हो जाता है आज का क्वेश्चन कि पूर्वी राजस्थानी के ब्रज मिश्रित रूप को कहते हैं। तो पूर्वी राजस्थानी के ब्रज मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? पिंगल कहते हैं, ढिंगल कहते हैं, ब्रजबोली कहते हैं, या फिर मैथिली कहते हैं। तो पूर्वी राजस्थानी के ब्रज मिश्रित रूप को जो कहा जाता है वह कहा जाता है पिंगल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाल दासों के रचयिता कौन हैं? तो परमाल दासों के रचयिता कौन हैं? नल सिंह है, जगनीक है, हेमचंद्र हैं, या फिर सारंगधर हैं। तो परमाल दासों के जो रचयिता हैं वह हैं जगनीक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि देखिए परमाल दासों का एक और नाम है अल्लाखंड। अल्लाखंड के नाम से भी परमाल दासों को जाना जाता है। तो बिल्कुल आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगर आपके पास यहाँ परमाल दासों ना रह के अल्लाखंड दे दिया जाए कि अल्लाखंड के रचयिता कौन है, तो जगनीक है। ठीक है, बिल्कुल आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कोई एक गलत है, उसको छांटना है कि कौन ऐसा है जो बिल्कुल युग्म जो है वो संगत है, गलत है। तो देखते हैं। तो पहला है योगसार के रचनाकार जयेंदु हैं, ये बिल्कुल सही है। फिर है महापुराण के रचनाकार जो हैं पुष्यदंत हैं, ये भी सही है। फिर है श्रवकाचार्य के रचना जो है वो देवसेन है, ना कि स्वयंभूति। ये जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाता है। उसके बाद भारतेश्वर बाहुबली रास, तो इसके रचनाकार शालिभद्र सूरी हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो बाकी ये 3 जो है बिल्कुल सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है। स्वयंभू की जो रचना है वह है पुअम चिरियु, रिठुमणि चिरियु, स्वयंभू छंद, ना कि श्रवकाचार्य के रचनाकार जो हैं वह हैं देवसेन की ये रचना है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाता है। यही युग्म जो है असंगत है। ठीक है, बाकी 3 आपको आंसर जो है बिल्कुल सही मिल गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से जो है सुमिलित करना है, निम्नलिखित में से सुमिलित करना है, तो मिलाने वाला है। तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन में ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। बहुत सारे फ़ायदे ये क्या हैं कि 4 क्वेश्चन जो है हमारा ऐसे ही चुटकियों में सॉल्व हो जाता है और 4 क्वेश्चन का आंसर जो हमें सही पता चल जाता है। तो चलिए मिलाते हैं, सुमिलित करते हैं। तो मधुकर किनकी रचना है? तो मधुकर जो रचना है किनकी रचना है? तो यह रचना है जयमेघ जस चंद्रिका की रचना है। तो ए का 2 हो जाता है। तो कूट में हम देख लेते हैं कि ए का 2 किस में मिल रहा है, तो डी में मिल रहा है। उसके बाद देखिए धनपाल की रचना कौन सी है? तो भविष्यत कहा जो है धनपाल की रचना है। तो बी का 5 मिल रहा है, तो कूट नंबर डी में देख रहे हैं बी का 5 मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद है रोड़ा कवि। तो रोड़ा कवि की जो रचना है कौन सी रचना है? राउल वेल है, बिल्कुल बताया गया ये सभी रचनाएं। तो रोड़ा कवि की जो रचना है कौन है? राउल वेल है। तो राउल वेल यानी कि सी का जो है 1 मिलेगा, तो सी का 1 मिल रहा है। अब बाकी ये 2 भी अगर मिल गया और 2 भी अगर मिल जाता है किसी ऑप्शन में, फिर वैसा नहीं दिख रहा है, कूट में वैसा नहीं दिख रहा है, तो ऐसे भी आप अंदाज लगा सकते हैं बाकी 2 जो है ये सही ही होगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि इसमें ए का 2 आया, तो ए का जो 2 आया तो 2 किसी में नहीं है, इसी में है बस।
तो इससे भी हम समझ रहे हैं कि यही इसका आंसर होगा, बाकी का नहीं भी जान रहे तो भी इसमें हम टिक लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर चलिए एक से मन नहीं मान रहा है तो 2 को मिलाते हैं। 2 का हमें पता है, धनपाल की रचना कौन सी है, तो भविष्यत कहा है, तो भविष्यत कहा भी मिल रहा है। धनपाल की रचना कौन सी है, 5, तो बी का 5 मिल रहा है। या मान लीजिए ये दोनों आपको नहीं आ रहा है तो ये दोनों आ रहा है, तो आप देखेंगे ऑप्शन में कि 1 या 3 किसी में है क्या, यानी सी नंबर का 1 आंसर किसी में है या डी नंबर का आंसर 3 है, नहीं है। तो ऐसे भी आप टिक लगा सकते हैं अंदाज से। ये तो हुई अंदाज वाली बात, अगर ऐसा रहा ऑप्शन तो। फिर देखिए ज्योतिषर ठाकुर की रचना कौन सी है, ज्योतिषर ठाकुर की जो रचना है वह कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सम्मिलित हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाता है। मधुकर की रचना कौन सी है, जयमंग जयचंद्रिका 2 है। उसके बाद धनपाल की रचना भविष्यत कहा 5 है। फिर रोड़ा कवि की रचना है राहुल वेल यानी 1 है। फिर उसके बाद है ज्योतिषर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर है यानी 3 है, तो ये सही हो जाता है। अब देखिए फिर है सम्मिलित करने वाला ही, तो इसमें भी देखिए वही है, बिल्कुल आप अच्छे से इसको लगा लेंगे शायद, उम्मीद करती हूँ। तो सबसे पहले देखिए ये सारे रासों का नाम है, रासो साहित्य का नाम है। तो देखिए जितने भी हैं इनके रचनाकार हैं और इनको सम्मिलित करना है, कौन सी रासो साहित्य किसने रचा है। तो सबसे पहले अगर मुझे बीसलदेव रासो नहीं आ रहा है, इसको मान लीजिए नहीं आ रही है, ये मैं बता रही हूँ, एक ट्रिक बता रही हूँ। अगर मुझे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देख रहे पृथ्वीराज रासो, ये तो मुझे आता है, तो ये मुझे आ रहा है, तो इसका आंसर मैंने सबसे पहले लगा दिया कि बी का जो है वो 4 होगा। तो अब देखें कूट में बी का 4 कहाँ मिल रहा है आंसर, तो बी का 4 इसमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर यानी कूट 1 में मिल रहा है, बी का 4 मिला। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देख लिए कि परमाल रासो अगर मुझे आ रहा है या फिर बिसलदेव रासो आ रहा है, तो बिसलदेव रासो के रचनाकार कौन है, तो बिसलदेव रासो के रचनाकार कौन है, तो बिसलदेव रासो के रचनाकार जो हैं ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, बिसलदेव रासो के रचनाकार कौन है, तो बिसलदेव रासो के रचनाकार जो हैं वह हैं नरपति नाल हैं, तो ये हमें मिल रहा है, तो 2 भी यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद परमाल रासो के रचनाकार कौन है, परमाल रासो के रचनाकार जो हैं वह जगनिक हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका मिल रहा है, तो ए यहाँ सी का 1 होगा। उसके बाद खुमान रासो के रचनाकार कौन है, तो खुमान रासो के जो रचनाकार हैं वह कौन है, दलपत विजय हैं, तो डी का 3 है। तो इस प्रकार से भी आप मिला सकते हैं, अगर आपको सारे के सारे याद हैं तो वो भी आप मिला सकते हैं। तो बिल्कुल मिलान करने वाला जो आंसर है, बिल्कुल 4 आंसर जो हमारा सही हो जाता है, 4 का 4 नंबर हमें मिल जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव में रहा ऐसा तो 4 तो नाम आपको अच्छे से याद हो गए। तो बिसलदेव रासो के रचनाकार कौन है, तो बिसलदेव रासो के रचनाकार है नरपति नाल। उसके बाद पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाई। उसके बाद है परमाल रासो के तो जगनीक। उसके बाद है खुमान रासो के तो खुमान रासो के दलपत विजय। तो ये सभी कोड नंबर ए जो है इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि रासो काव्य है, तो बुद्धि रासो काव्य है वो क्या है, वीर काव्य है या फिर चरित काव्य या फिर महाकाव्य या फिर प्रेम काव्य है। तो बुद्धि रासो काव्य जो है यह क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है, यह एक प्रेम काव्य है। और राजशेखर सूरीकृत नेमिनाथ फागु का प्रमुख रस है, तो इसमें नेमिनाथ फागु का जो प्रमुख रस है इसमें किस रस की प्रधानता है, श्रृंगार रस है या फिर करुण रस या हास्य रस या फिर वीर रस। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए सही हो जाता है, श्रृंगार रस की प्रधानता है इसमें। और राजशेखर सूरी की यह रचना है नेमिनाथ फागु। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तुति मूलक मुत्तक काव्य है, तो प्रस्तुति मूलक मुत्तक काव्य जो है यह कौन सी है, तो इसका जो आंसर बी नंबर सही हो जाएगा, प्राकृत पैलगम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंध काव्य है, इनमें से कौन सा एक है जो प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य तो माफ़ कीजिएगा बिसलदेव रासो है या फिर विद्यापति पदावली है या फिर मंजू रासो है या फिर जयमंग जयचंद्रिका है। तो इसमें से प्रबंध काव्य कौन सा है, तो प्रबंध काव्य जो इसमें से है वह है जयमंग जयचंद्रिका, यह एक क्या है, प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढोला मारूरा दोहा की नायिका कौन है। ढोला मारूरा दोहे की नायिका कौन है, मारवाड़ी है या फिर मालवड़ी है या फिर मालती है या फिर मलहना है। तो ढोला मारूरा दोहा की जो नायिका है यह इसकी नायिका कौन है, मारवाड़ी है। और ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौन है, तो कल्लोल कवि हैं या फिर कुशल लाभ हैं। ठीक है, दोनों कवि हैं इनके। और इसके बारे में ही मैं बताऊंगी। किसी एक बंदे का आया था कमेंट में मैसेज कि मैम आप टॉपिक वाइज पढ़ाएं, तो मुझे भी लग रहा है कि मैं टॉपिक वाइज आप लोग को पढ़ा दूं। वैसे अगर टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएं, आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। आदिकाल में जितने भी टॉपिक आते हैं सब मिल जाएंगे आपको, भक्ति काल में जितने भी टॉपिक आते हैं वो सब आपको मिल जाएगा।
तो टॉपिक वाइज पढ़ाने से मतलब ये होता है कि बहुत सारे, जैसे टॉपिक वाइज मैंने पढ़ा दिया तो फिर जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाओगे तो बिल्कुल आप जो है ना सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं। तो वैसे मैंने पढ़ा तो दिया है टॉपिक वाइज हर एक तथ्य को, मैं फिर से कोशिश करूँगी कि केवल और केवल बिहार STAT वालों के लिए मैं फिर से वीडियो बनाऊं, फिर से आपके लिए लेके आऊं हर एक टॉपिक वाइज मैं बिल्कुल लाने का कोशिश करूंगी। और जितने भी मटेरियल हैं मेरे पास आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से संबंधित सारे मटेरियल मैं आपको ला के दूँगी। मैं कोशिश करूंगी इतने कम टाइम में किसी भी तरह से आपकी तैयारी जो है हिंदी साहित्य के इतिहास की वो पूरी करवा दूँ, मेरी कोशिश रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बावनी काव्य क्या है। तो प्रथम बावनी काव्य क्या है? शिवा बावनी है, धर्म बावनी है, मृतिका प्रथमाक्षरा दोहरा है या फिर रतन बावनी है। तो प्रथम बावनी काव्य है। तो प्रथम बावनी जो काव्य है वह है ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी मार्तिका प्रथमाक्षर दोहरा, यह जो है प्रथम बावनी काव्य है। और देखिए टॉपिक वाइज मैं लाऊंगी तो ज़रूर मैं आपसे यही कहूँगी कि आप भले लाइक ना करें हमारे वीडियो को, लेकिन आप दोस्तों तक शेयर करें और शेयर करें और वीडियो को देखें ज़रूर। लाइक ना करें, कमेंट ना करें, लेकिन आप वीडियो को देखें। लाइक करने की बात जहाँ तक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक तो करेंगे ही, तो उसमें बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन आप वीडियो को देखें, कुछ अगर आपको मिल रहा है तो आप उसे हासिल करें, क्योंकि ज्ञान जो है जितना आप प्राप्त करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाल दासों काव्य कृति के कवि का नाम है। तो परमाल दासों काव्य कृति के कवि का क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बिल्कुल आंसर इसमें लगा हुआ है तो मैं ऑप्शन पढ़ूंगी नहीं, बस आंसर ही बताते जाऊंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाता है, जगनीक। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रासो ग्रंथ को अल्लाह खंड के नाम से भी जाना जाता है? परमाल दासों को अल्लाह खंड के नाम से भी जाना जाता है, अभी मैं बताई भी थी, बिल्कुल आप ये सब ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि जो है वह है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को ही माना गया है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो की तनुह सीपर का विषय है। तो इसका विषय क्या है? तो भाषा विज्ञान है। ये बिल्कुल भाषा विज्ञान है, भाषा विज्ञान से संबंधित इसमें तथ्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तोताए हिंदी किसे कहा गया? तोताए हिंदी जो कहा गया वो अमीर खुसरो को कहा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि किसने माना है? तो अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि जो माना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है। उसके बाद है मैथिल कोकिल किसे कहा गया? तो मैथिल कोकिल जो कहा गया वह विद्यापति जी को कहा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। और एक बात ये भी है कि मैं आपको टॉपिक वाइज जब पढ़ाऊंगी ना तो आपके लिए जो ये सब क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं ना सब इतने आसान हो जाएंगे बनाना कि बता नहीं सकती मैं, क्योंकि टॉपिक वाइज में हर एक तथ्य दिया हुआ है और उसी से मैंने ऑब्जेक्टिव भी बनाया है। तो जब आप टॉपिक मतलब थोड़ा तथ्य को अच्छे से समझते हुए जब आप पढ़ते हैं, जब जब से जानते हैं, तो क्वेश्चन उसमें कहीं से भी आए आप बिल्कुल सॉल्व कर देंगे उसे। तो वही है कि टॉपिक वाइज पढ़ाने का ये भी एक फ़ायदा है कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल सही सही लगाते जाएंगे, सही सही आपको जानकारियाँ मिलती जाएगी। तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी। वैसे आप सभी को देखना है तो बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाएँ, देखें उस वीडियो को, आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति पदावली का संपादन किसने किया? तो विद्यापति पदावली का संपादन जो किया गया है वह किया गया है बेनीपुरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देसिल बनना सब जन मिठा ते तैसन जपो अब हट्टा, उक्ति किसकी है? यह उक्ति किसकी है? तो विद्यापति जी की यह उक्ति है। ठीक है, इन्होंने कहा था देसिल बनना सब जन मिठा। ये काफ़ी अच्छी पंक्ति हैं विद्यापति जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित सौल सत्य बखाना देहु बुद्धि बसंत ना जानी, उपयुक्त कथन किसका है? तो यह सरप्पा का कथन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगन मंडल में ओधा कुआ तह अमृत का बसा, सगुरा होय सो भरी भरी पीबे निगुरा जाई पियासा। तो यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति गोरखनाथ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम कहा या कथा सारी यही सोहती, यह कथन किसका है? तो यह कथन स्वयंभू का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोबता अवधू जीवता मुवा बोलता अवधू प्यंजरे सुबा। सभी पंक्तियाँ इतनी अच्छी पंक्तियाँ हैं कि मैं बता नहीं सकती। तो यह पंक्ति किसकी है? तो गोरखनाथ की है। काफ़ी अच्छा लगता है ये सब। ये देखिए ये काफ़ी
बहुत ही अच्छी पंक्ति हैं और ये एग्ज़ाम में बहुत बारी पूछा भी गया है कि किसका बेटा किसकी बहू आप स्वार्थ मिलिया साहू। तो यह पंक्ति जो है किसकी है? यह पंक्ति जो है चरपटनाथ की है। चरपटनाथ की ये पंक्ति है, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। ये भी कितनी अच्छी पंक्तियाँ हैं, देखो दोस्तों आप सभी कि ये पंक्तियाँ जो कितनी अच्छी है, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। यह किन की पंक्तियाँ हैं? तो यह अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो ने भी इतनी अच्छी अच्छी पहेलियाँ लिखी हैं, इतनी अच्छी अच्छी मुर्कियाँ इन्होंने लिखी है कि अभी भी वो प्रचलित हैं, अभी भी प्रयोग किए जाते हैं बहुत जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काहे को बिहाए परदेस सुन बाबुल मोरे। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति अमीर खुसरो की है। ठीक है, सारी की सारी पंक्तियाँ बहुत अच्छी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों को गीत गोविंद जयदेव के पदों का आध्यात्मिकता दिखती है, वैसे ही पदावली विद्यापति के पदों में। तो यह जो वाक्य बोला गया है विद्यापति के बारे में, तो किसने बोला, किस विद्वान ने बोला था? अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। और ये काफ़ी अच्छी ये क्वेश्चन है, कहे कि का मतलब बहुत बार आप देखेंगे जब किसी भी क्वेश्चन बैंक को उल्टा के तो आपको ये मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखेंगे। और वैसे भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो भी बातें कही गई है किसी विद्वान के बारे में, किसी लेखक के बारे में, किसी साहित्य के बारे में, तो वो सारे के सारे तथ्य काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और एग्जाम में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सादुकड़ी भाषा की विशेषता होती है। तो सादुकड़ी भाषा की विशेषता क्या होती है? तो सादुकड़ी भाषा की जो विशेषता होती है, अनेक बोलियों के शब्द इसमें होते हैं, अनेक बोलियों के शब्द होते हैं इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का उद्यतन इतिहास के संपादनकर्ता कौन है? तो इसके जो संपादनकर्ता हैं वह हैं डॉक्टर नागेंद्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर नागेंद्र के ग्रंथ का नाम है। तो डॉक्टर नागेंद्र के जो ग्रंथ का नाम है, क्या है उनके ग्रंथ का नाम? तो उनके ग्रंथ का नाम है रीतिकाल की भूमिका। रीतिकाल की भूमिका। और ये जैसे हम लोग जो हिंदी साहित्य के इतिहास को भी देखते हैं तो एक डॉक्टर नागेंद्र के बारे में भी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का तो है ही, डॉक्टर नागेंद्र का भी है। तो वो डॉक्टर नागेंद्र उनके मतलब डॉक्टर नागेंद्र का वो ग्रंथ नहीं है, वो इतिहास नहीं है, बल्कि वो उसके संपादन करता है। ठीक है, तो डॉक्टर नागेंद्र का जो ग्रंथ है मूल रूप से वह है रीतिकाल की भूमिका। तो आदिकालीन साहित्य से इतने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन को मैं लाऊंगी, बिल्कुल लाऊंगी आपके लिए। देखती हूँ मैं, पहले तो मैं हर एक टॉपिक को अब तथ्य वाइज यानी कि हर एक टॉपिक को अलग अलग मैं लाऊंगी वीडियो आपके लिए, बिहार STAT वालों के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।